दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका एक बार एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग मेनली टेक्निकल एग्ज़ाम से संबंधित प्रिपरेशंस देख रहे हैं और हमने अभी एक पूरा सीरीज वाटर सप्लाई और इसके ट्रीटमेंट पे ख़त्म करा है। अब हम लोग नया सीरीज प्रारंभ करेंगे, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड साउंड। ये तीन मेनली हम लोग देखेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन एक तरह से हम लोग इन्वायरमेंटल जो हम लोग पढ़ रहे थे वाटर सप्लाई उसमें देख चुके हैं। तो अभी हम लोग मेनली दो यहाँ पर हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहला होगा एयर पॉल्यूशन और दूसरा होगा साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो एक्चुअली हम लोग बात करेंगे आज इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन। तो देखिए, इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक होगा आज का। देखिए, इन्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। अगर हम लोग बात करें अर्थ का, तो सॉलिड जो अर्थ का सॉलिड है और जो उसका इंटीरियर है ना, सॉलिड मतलब सॉलिड अर्थ, जो भी सॉलिड्स पार्टिकल है, मतलब इसमें हम लोग वाटर का बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग एयर का बात नहीं कर रहे हैं। और अगर इसका इंटीरियर हम लोग ले लें तो हम लोग इस दोनों को मिला के लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है एक्चुअली? लिथोस्फीयर आपका कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर। अगर हम लोग लिथोस्फीयर ले लें और गैसियस, लिथोस्फीयर प्लस गैसियस, जो गैस होगा हमारा वो गैसियस लेयर जो होगा सराउंडिंग द एयर, सराउंडिंग द अर्थ अप टू 500 किलोमीटर, गैसियस सराउंडिंग द अर्थ, surrounding the earth up to 500 kilometer from earth surface. Then these two is commonly known as atmosphere. Then these two is known as atmosphere. और एटमॉस्फेयर को अगर हम लोग देखें तो ये तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमारा। मेनली इट्स हैविंग 3 पार्ट्स, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर का हम लोग बात करें तो ये मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। आगे चल के हम लोग इस पर विस्तृत जानकारी लेंगे, विस्तृत बात करेंगे। पहला जो आपका पार्ट होता है दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ के सबसे नज़दीक होता है, ट्रोपोस्फेयर। इस पर बाद में बात करेंगे, हम लोग एक एक करके इस पर देखेंगे इसका क्या लेयर हो सकता है, कहाँ तक हाइट हो सकता है, किस हाइट तक हम लोग इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, वहाँ क्या क्या घटनाएं हो सकती है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर सेकंड जो होगा दैट इज नॉन एज स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड लास्ट वन इज नॉन एज थर्मोस्फेयर। तो मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। सो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। जनरली ये जो होता है अप टू 10 किलोमीटर तक हम लेते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये आपका जो होता है वो 30 to 40 किलोमीटर के आसपास तक चला जाता है। एंड दिस इज़ 40 to 500 किलोमीटर, ठीक है ना। ये फ्रॉम 40 to 500 किलोमीटर तक हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या लिया, सॉलिड अर्थ ले लिया और उसके इंटीरियर ले लिया, दैट इज नॉन एज लिथोस्फेयर। सेकेंड पोर्शन में आपने क्या किया, लिथोस्फेयर लिया है और गैसियस सराउंडिंग टू द अर्थ अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस विच इज़ नॉन एज एटमॉस्फेयर। नाउ आपके पास क्या है, इस अर्थ पे वाटर भी है। तो वाटर का कोई भी फॉर्म, मतलब इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आइस, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, या फिर किसी फॉर्म में वाटर जो है आइदर इनसाइड द अर्थ और फिर जो अर्थ के सरफेस पे है उसको, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। सो इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर, इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो होगा इंटायर ओवर द अर्थ एज वेल एज इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना। इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ओवर द अर्थ एंड इनसाइड द अर्थ। दिस इज नॉन एज, दिस टर्म, इसको हम लोग एक टर्म से जानेंगे दैट इज नॉन एज हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या किए, मेनली 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड किए। पहला किया सॉलिड अर्थ प्लस इंटीरियर विच इज़ नॉन एज लिथोस्फीयर,
and lithosphere plus gaseous, that is known as atmosphere, and entire collection of water is known as hydrosphere. अगर इन तीनों को मिला दें हम लोग, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, अगर इन तीनों को हम लोग मिला दें, ठीक है, देन इट इज़ नॉन एज बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर इज क्या होगा? बायोस्फीयर इज लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर. चूँकि इसको हम लोग बायोस्फीयर इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. बायोस्फीयर का मतलब क्या है? कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स, हमारे पास दो चीज़ बायोस्फीयर में मिलता है. ऐसे अगर हम लोग सोचें तो बायोस्फीयर का मतलब मेनली दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं, एक एनिमल्स हो जाएगा, दूसरा प्लांट्स हो जाएगा. तो किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. लिथोस्फीयर मतलब सॉइल है. सॉइल से मान लेते हैं एक प्लांट की बात करें हम लोग, तो प्लांट क्या करता है? लिथोस्फीयर से अपना न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है. फिर एटमॉस्फेयर मतलब जो आपका गैसियस फॉर्म है. लिथोस्फीयर, अगर एटमॉस्फेयर का बात करें तो अगर हम लोग गैसियस सोचें यहाँ पर, क्योंकि लिथोस्फीयर लिख लिया हमने, तो एटमॉस्फेयर से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है या सनलाइट का यूज कर सकता है, और फिर वो अपना फूड्स का प्रोडक्शन करता है. और हाइड्रोस्फीयर किसी चीज़ को सर्वाइव करने के लिए, किसी फूड को प्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. या अगर मैन का बात करें तो वो प्लांट्स होगा. प्लांट से फिर क्या होगा कि मैन जो है उसका यूज अपने सर्वाइव के लिए करता है. सो बायोस्फीयर एक्चुअली क्या है कि बायोस्फीयर इज द दिस थ्री टर्म्स कंबाइंडली नॉन एज बायोस्फीयर. इसमें आपको मिलता क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ आपको क्या मिलेगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो वी हैव दिस टू थ्री. अब देखिए क्या है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, या इकोसिस्टम क्या है. इन्वायरमेंट का मतलब या इकोसिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है. तो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम एक्चुअली क्या है? ये समेशन ऑफ है लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड. लैंड आपको लिथोस्फीयर से मिलेगा, फिर वाटर हाइड्रोस्फीयर से मिलेगा, फिर एयर ये आपको एटमॉस्फेयर से मिलेगा, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका क्या आ जाएगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये दोनों चीज़ आपको मिलता है. तो इन्वायरमेंट इन सब चीज़ों से मिलके बना रहता है, ठीक है. अब इन्वायरमेंट को मेनली हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इन्वायरमेंट जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. एक फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज नॉन एज फिजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट दिस इज आल्सो नॉन एज, हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसमें जो है आपका एबायोटिक, मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स होगा. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आएंगे. नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग किसको कह रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हमारा हो गया लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है. मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा लैंड प्लस वाटर प्लस एयर, एंड दिस टर्म इज आल्सो नॉन एज नॉन लिविंग थिंग्स इज आल्सो नॉन एज एबायोटिक. एबायोटिक. सो दिस इज फिजिकल इन्वायरमेंट. एंड सेकेंड पार्ट इज द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट या फिर इसको हम लोग ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं. इसमें आपका अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात हम लोग करेंगे. मीन्स एनिमल्स प्लस प्लांट्स या एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है. इसको हम लोग बायोटिक भी कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज बायोटिक. मीन्स कि इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट.
अब ये जो बैलेंसिंग है इन्वायरमेंट का, नेचर का जो बैलेंसिंग है, वो बैलेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसका बैलेंसिंग किया हुआ है। इसमें कुछ ऐसे मतलब प्लांट्स या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो पूरी तरह से क्या होगा, प्लांट्स मतलब ऐसा एनिमल्स मिलेगा जो सिर्फ प्लांट्स का यूज़ करता होगा अपने फूड प्रोडक्शन के लिए। जैसे मतलब कुछ एनिमल्स हम लोग ले लें, जैसे एलिफेंट हो गया। एलिफेंट क्या है, वो सिर्फ प्लांट्स या छोटे प्लांट्स या इस तरह के चीज़ों को सिर्फ अपने भोजन के लिए यूज करता है। सो सच टाइप ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज हर्बियर्स। हर्बियर्स, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज हर्बिवोरस ना, स्पेलिंग गलत है, VOROS। ये आपका उस तरह का एनिमल्स को हम लोग कहते हैं विच ईट्स ओनली प्लांट्स, ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन होगा, नहीं, एनिमल्स ईट्स प्लांट, ठीक है। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जैसे लायंस, वो क्या करता है, सिर्फ वो आपका एनिमल्स का यूज करता है, मतलब फ्लैश ईटिंग होता है वो। सच टाइप ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज कार्वेनियस, कार्निवोरस, ठीक है। ये उस तरह का मतलब जैसे कि लायन हो गया, मतलब ये क्या है, प्लांट्स का एज ए फूड यूज नहीं करेगा। फिर एक आपका ऐसा होगा जो दोनों चीज़ का यूज कर सकता है, इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे लायन। फिर एक ऐसा होगा जो मतलब प्लांट्स का भी यूज करेगा और फ्लैश ईटिंग का भी यूज करेगा, मतलब सिर्फ मतलब मीट, मतलब कि नॉनवेज एंड वेज दोनों तरह के चीज़ों का एज ए फूड अपना यूज करेगा। दैट इज़ नॉन एज ओमनीवोरस। सो वी हैव 3 टाइप्स। ये तीनों मिल के जो है हमारा बैलेंस करता है नेचर को। अब इसमें से अगर कोई भी एक हमारा कंपोनेंट जो है वो अगर चेंज हो जाता है, सपोज कि लायंस अगर हमारे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एलिफेंट्स को खाने वाला कौन होगा, लायन होगा। तो ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर नेचर अपने आप को एडजस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या होगा कि कुछ ऐसा एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कम्प्लीटली, और फिर कुछ नए एनिमल्स, नए तरह का जनरेशन होगा। जैसे बहुत सारे एनिमल्स जो अब ख़त्म हो चुके हैं और उसके जगह पर नए एनिमल्स का प्रोडक्शन होता है या जनरेशन जो है चेंज होता है। तो ये इस तरह से बैलेंस करता है। तो मेन हमारा यहाँ टॉपिक में क्या है, हम लोग को देखना है एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ये हम लोग थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट समझ रहे थे, तो हम लोग चलते हैं आज अपने टॉपिक्स पे, दैट इज़ नॉन एज एयर पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एक्चुअली क्या है कि कोई भी एक आदमी जो है, एयर मतलब हर एक एनिमल्स को जीवित होने के लिए उसको एयर का ज़रूरत है। आइदर वो प्लांट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एयर का ज़रूरत है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है एयर से वो है मैन। एक आदमी एक दिन में 12 kg कम से कम, 12 से 15 kg कम से कम एयर जो है 24 आवर्स में इनहेल करता है। मतलब अगर आप जो खाना खा रहे हैं, अगर उसके कंपेयर में इसको अगर आप कंपेयर करते हैं, तो मान के चलिए कि 10 to 15 टाइम्स आप एयर यूज करते हैं। कहने मतलब अगर आप पूरे टाइम्स जो भी आप फूड एज ए ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में, उन सबको जोड़ दिया जाए तो जितना वेट होगा उसका 10 to 15 टाइम्स आप जो है एयर आप इनहेल करते हैं, मतलब आप एज ए एयर फूड यूज करते हैं, आप समझ सकते हैं ऐसा। तो अगर आप उसका 10 to 15 टाइम्स एयर यूज कर रहे हैं और उस एयर में कुछ ऐसा अनवांटेड थिंग्स मिलता है जो आपके हेल्थ को प्रभावित करता है, तो फिर आप समझते हैं कि हमारा एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो गया। इसलिए एयर को जो है वो हमेशा मतलब पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, नॉन पॉल्यूटेड होना चाहिए। अदरवाइज़ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसका यूज करते हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो एयर पोल्यूशन अगर हम लोग सोचें तो एयर पोल्यूशन है क्या, तो एयर पोल्यूशन का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ एनी गैसेस, एनी सॉलिड या एनी लिक्विड विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर, है ना। कोई भी गैस, कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड जो एयर में प्रेजेंट हो और उसके एयर के क्वालिटी को प्रभावित करता हो, देन
इट इज़ नॉन एज द एयर पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूटेड एयर। ये गैस भी हो सकता है, ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकता है, या फिर ये सॉलिड भी हो सकता है। जैसे डस्ट, ये एक सॉलिड पार्ट है। जैसे कि आपका फॉग, या फिर एसिड रेन्स, या फिर आपका अगर हम लोग, ये हो गया लिक्विड पार्ट। और अगर हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हम लोग बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, या हम लोग बात करें ऑक्साइड और ऑफ नाइट्रोजन, ये सब क्या आपका एयर मतलब गैसियस पार्ट हो गया। तो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड किसी का भी क्वांटिटी अगर एयर के क्वालिटी को अगर आप डिस्टर्ब करता है तो हम लोग समझते हैं कि एयर हमारा पॉल्यूटेड हो गया। और जो एलिमेंट इन चीज़ों को करता है दैट इज़ नॉन एज पॉल्यूटेंट्स, है ना। क्या कह रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो एयर के क्वालिटी को डिस्टर्ब करता हो, यानी अनवांटेड थिंग्स है, तो हम लोग कहते हैं कि एयर पॉल्यूटेड है हमारा। और जो इसके लिए कारक होंगे, एजेंट होंगे, दैट इज़ नॉन एज पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है और दूसरा मैन मेड हो सकता है, मतलब आर्टिफिशियल हो सकता है, मैन के द्वारा जनरेटेड हो सकता है। तो नेचुरल में जैसे आपका क्या हो गया, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल में आग लगने की घटना, या वॉल्केनिक हो गया, वॉल्केनिक में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल या बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं। तो ये आपका नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट है या एयर पॉल्यूशन है। अब नेचुरल एयर पॉल्यूशन से क्या आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नेचुरल एयर पॉल्यूशन जो होगा ये कभी कभी होता है, ये कभी हो सकता है, ये साल 200 साल 50 साल 100 साल ऐसी घटनाएं बहुत रेयरली मिलेगा। तो उससे जो पॉल्यूशन होगा वो पॉल्यूशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा, फिर अपने आप जो है एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट उस चीज़ को अपने आप क्या करेगा, कंट्रोल करके वो फिर से आपको एयर का क्वालिटी को ठीक कर लेता है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए लाइव करेगा। अगर हम लोग बात करें पॉल्यूशन का तो एक्चुअली ये दो प्रकार से हो जाएगा, एक हो जाएगा नेचुरल और दूसरा हो जाएगा क्या, मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में आपका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, वॉल्केनिक हो जाएगा, वॉल्केनिक। इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक में जैसे डस्ट हो गया या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह का गैसेस रिलीज होगा। या फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। ये नेचुरल जो आपका एयर पॉल्यूशन होगा ये शॉर्ट पीरियड इन्वायरमेंट में रहेगा, शॉर्ट पीरियड है ना। इट लिव्स इन environment for very short period, ये शॉर्ट पीरियड के लिए सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब अगर मैन मेड का बात करें तो मैन मेड में हमारा क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल्स को जलाते हैं। आइदर आप उसको एज ए व्हीकल में फ्यूल यूज कीजिए आप, या फिर आप घर में यूज़ कीजिए, या आप इंडस्ट्री में यूज़ कीजिए, है ना। तो आप जो है फॉसिल्स फ्यूल्स को आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, ये एक मेजर कारण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन से बहुत सारा पॉल्यूशन का हम लोग फैक्टर्स नहीं ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन ये अर्बनाइजेशन का जो रहन सहन है, तरीका है रहने का, उससे हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। सिर्फ अर्बनाइजेशन से नहीं होगा, क्योंकि आप अर्बनाइजेशन में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन इस अर्बनाइजेशन की वजह से ये होना शुरू होता है, फॉसिल फ्यूल्स जो है इसका बर्निंग होना शुरू होता है। जैसे अभी जो मेन हमारा जो कारण है वो है, मेन कारण इंडस्ट्री, है ना, नया नया इंडस्ट्री का लगना। और दूसरा जो मेन कारण है दैट इज़ व्हीकल्स। अभी जो टाउनशिप के अंदर हमारा पॉल्यूशन का मेन वजह है वो है व्हीकल्स, मतलब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये जो है दोनों केस में हो सकता है, आइदर इन द इंडस्ट्री हो सकता है, आप वहाँ कोल का बर्निंग करते हैं, या फिर कोई भी क्रूड ऑयल का बर्निंग करते हैं, और या फिर आप व्हीकल्स चलाते हैं। तो शहर के अंदर मेनली जो पॉल्यूशन का कारण होता है वो इंडस्ट्री नहीं होता हमारा, वो मेन काउज होता है हमारा व्हीकल्स। ये सबसे मेजर अभी कारण है। और दूसरा कारण जो है आउटसाइड अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा मेन कारण हो जाता है इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये दो कारण जो है बहुत मैक्सिमम है।
और इन जो मैन मेड के वजह से जो आप जनरेशन होगा गैसेस का, आइदर फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से या अर्बनाइजेशन के वजह से, अर्बनाइजेशन इज़ नॉट द डायरेक्ट काउज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, ये इनडायरेक्ट काउज है, इसके लिए आप जो यूज करते हैं उसके वजह से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जनरेट होता है। तो ये आप कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते हैं, आप फॉसिल फ्यूल्स लगातार जलाते हैं, व्हीकल्स लगातार चलाते हैं। सो यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स होगा, जो एयर को पॉल्यूट करेगा, वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा। तो इसलिए इन्वायरमेंट हमारा उसको जो है तुरंत मेकअप नहीं कर पाएगा, तुरंत उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो ये जो आपका होगा ये आपका लॉन्ग टाइम तक रहता है, रिमेन लॉन्ग पीरियड इन इन्वायरमेंट, इट रिमेन लॉन्ग पीरियड इन environment, that is permanent। तो हमारा जो अभी मेन हमारा जो फोकस होगा वो होगा मैन मेड एयर पॉल्यूशन पे। नेचुरल एयर पॉल्यूशन पे हमारा फोकस नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल एयर पॉल्यूशन जो है ये शॉर्ट पीरियड तक होता है और ये कभी कभी होता है ना, इनफ्रीक्वेंट है, मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है, ये बहुत कम समय होता है। इसलिए हमारा जो मकसद होगा, हमारा जो फोकस होगा वो मैन मेड एयर पॉल्यूशन पे हम लोग फोकस करेंगे। अब देखिए पॉल्यूटेंट्स जो होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स, ये मेनली हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पॉल्यूटेंट्स हम लोग उसको कह रहे हैं जो एयर पॉल्यूशन का काउज है। यहाँ जो अभी बताएंगे इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना, पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स हमारे पास दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होंगे। फर्स्ट पॉल्यूटेंट्स दैट इज नॉन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना, फर्स्ट इज नॉन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एंड सेकेंड वन इज नॉन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में अगर बात करें हम लोग तो मेन हमारा होगा ऑक्साइड ऑफ सल्फर, मेन हमारा होगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसमें भी हम लोग जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर में बात करेंगे, जो मेन होता है वो SO2, ठीक है। SO3 मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, SO3। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे लिए तब हार्मफुल होगा जब उसके साथ लिक्विड मिक्स हो, ठीक है ना। समझिएगा कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में बात करें, पहला हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर, हम लोग अलग अलग देखेंगे सारे को। ऑक्साइड ऑफ सल्फर में हमारा मेन जो पॉल्यूटेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता, अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, और ये अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे लिए तब हार्मफुल होगा सिर्फ ओनली व्हेन जब वो वाटर के साथ, लिक्विड के साथ मिक्स होगा। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगा दैट विल बी फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और वो H2SO4 अगर आप इनहेल भी कर लेते हैं तो इनहेल करने पर आपका बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसके साथ भी वो बना सकता है H2SO4, ठीक है ना, एसिड बना सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेन हमारा प्राइमरी अगर बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा मेन है। सल्फर ट्राइऑक्साइड पे क्योंकि इसका जनरेशन बहुत कम होगा और वो वहाँ पर होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और चूँकि सन के पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसलिए वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज भी होगा। तो उस रीजन में अगर रेन होता है तो वो रेन सल्फर ट्राइऑक्साइड उसके साथ डिजॉल्व होके वो क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, और वो फिर जिस बिल्डिंग मटेरियल या जिस प्रॉपर्टी पे जाएगा उसको वो प्रभावित करेगा, ठीक है। उसमें मेन भी प्रभावित हो सकता है और प्रॉपर्टी, जनरली प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रभावित होता है। सेकेंड इज द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन का ऑक्साइड जो है मेनली इसमें आपको दो तरह के ऑक्साइड्स मिलते हैं, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। पहला आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का बात नहीं करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड से चेंज होकर बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक्चुअली ये ज़्यादा देर सर्वाइव भी नहीं करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड शॉर्ट लाइफ पीरियड इसका मतलब ये रह सकता है, ये स्टेबल नहीं होता। ये जो है एयर के साथ अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो दैट विल बी चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनेगा भी कब, जैसे एक रूम ले लिए हम लोग, उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिए और यहाँ बहुत सारा हमने कोल रख दिया या फिर ऐसा कार्बन रख दिया, उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने के बाद वो कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कंटिन्यूसली फॉर्म। लेकिन एक सिचुएशन आएगा जब हमारा क्लोज कंटेनर पूरी तरह से क्लोज है तो ऑक्सीजन जितना था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। जब ऑक्सीजन खत्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक ऑक्सीजन है उसको ये कार्बन लेना शुरू कर देगा, देन ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, दूसरा कार्बन भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब रहेगा जहाँ पर कार्बन बर्न हो रहा है हमारा, वहाँ पर अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से आप पहले बचपन में पढ़ते होंगे कि जो बंद कमरे में कभी भी चूल्हे को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि हो सकता है, यह पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर कमरा आपका पूरी तरह से क्लोज है तो आपके कमरे में वो चूल्हा बर्न होते होते क्या होगा कि वहाँ पर फिर क्या होने लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब इनहेल करेंगे आप तो इसका हीमोग्लोबिन के साथ, जो हीम के साथ जो है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। इसका एफिनिटी लगभग 150 टाइम्स, कम से कम 150 गुना ज़्यादा एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन का देन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 1 टाइम अगर एफिनिटी है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसे 150 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होगा और ये जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, COH बना देता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे बनेगा वो क्या करता है, रक्त को चॉक कर देता है, मतलब चलने नहीं देता है। तो चलेगा नहीं तो फर्दर जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेट होगा नहीं, और जब फर्दर सर्कुलेट ब्लड नहीं होगा तो फिर आपको आप ब्रीथिंग कैसे करेंगे, ब्रीथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फिर आप गो टू डेथ। ठीक है ना ठीक है ना। तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पे हम लोग बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर ये ओपन इन्वायरमेंट में है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है, देन इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अलग आपका पैरामीटर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग बात करेंगे NO, NO2, NO3, NO, NO2, NO3, इस तरह से बहुत सारा पैरामीटर होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं NOx। ठीक है, हम लोग इनसे बात करेंगे, NOx पे डायरेक्ट बात करेंगे। नेक्स्ट वोलेटाइल ऑर्गेनिक, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, वोलेटाइल ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें हमारा बात हो जाएगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक में हमारा बात हो जाएगा किसमें, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। और फिर आपका लास्ट वन हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट्स मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, दैट इज SPM। तो हमारा प्राइमरी जो है, प्राइमरी अगर पॉल्यूटेंट का बात करें हम लोग तो हमारे पास 5 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सेकेंड वन द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, थर्ड इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर। आपको देखिए क्वेश्चंस कैसा रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो आप ये 5 याद रखेंगे। ये 5 जो है 90% एयर पॉल्यूशन का कारण होता है ना। ये 5 जो है मेन है, कंट्रीब्यूट्स 90% एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा भी H2S, H2F, इथाइल, मिथाइल है ना। इसके अलावा H2S, H2F, इथाइल एंड मिथाइल, H2S, H2F, इथाइल एंड मिथाइल, या फिर आपका मरकैप्टन्स और बहुत सारा हो सकता है, विच आर द यूजुअली रेयरली फाउंड इन, ये सब ETC, ये सब क्या है, माइनर सोर्स है, माइनर सोर्स है, ये बहुत कम मिलता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, रेयरली ये फाउंड होता है। अब देखिए ये जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमारे लिए तब और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, है ना। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमारे लिए और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करके, या तो लिक्विड से केमिकली रिएक्ट करके, या वाटर से क्या बोलते हैं रिएक्ट करके, या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, या किसी भी तरीके से, ठीक है ना, सनलाइट से हो सकता है, ऑक्सीजन से हो सकता है, या एक दूसरे से हो सकता है। यानी कहने का मतलब रिडक्शन होके, ऑक्सीडेशन होके, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एक दूसरे से रिएक्शन करके नया कंपाउंड फॉर्म करता है, देन सच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, है ना। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या हो गया, इट फॉर्म्ड बाय प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऑन reaction with
एयर, सनलाइट, वाटर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इट इज़ है ना। तब जो हमारा पॉल्यूटेंट्स बनेगा, देन सच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होगा हमारा, ये जो होगा दिस इज मोर डेंजरस देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। इट इज मोर डेंजरस देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका यहाँ से आएगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर से ये फॉर्म होगा, ठीक है। या फिर हो गया ओजोन जो है, ये ऑक्सीजन जो है उसके कारण होगा। फॉर्मल्डिहाइड, फिर आपका हो जाएगा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, फिर पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, दिस इज नोन एज पेन, PAN, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। पेन का फुल फॉर्म पूछता रहता है, ठीक है। ये तीनों जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है। दिस थ्री आर फॉर्म्ड बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन, दिस थ्री आर फॉर्म्ड बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी आपका बन रहा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से? ये हो रहा है प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब एक दूसरे से रिएक्शन कर रहा है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होगा ये आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा रादर देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं अलग अलग, ठीक है ना। पहला हम लोग देखते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर्स। ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सल्फर एक्चुअली क्या है कि ये बेसिक एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? बेसिक एयर पॉल्यूटेंट है ना। ये आपका प्राइमरी है इसलिए बेसिक है। ये क्या होता है? इरिटेटेड गैस होता है, मतलब ये क्या होगा? इरिटेट करेगा आपको। ये अगर आपको मिल गया तो आपका जैसे आप इरिटेट कर लिए तो आपको हेडेक होने लगेगा, है ना, मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगा। तो ये क्या होता है? इरिटेटिंग होता है, इरिटेटिंग। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप इनहेल कर लेते हैं तो आप जो है हो सकता है कि डेथ की तरफ जा सकते हैं ना। अस्थमा का पेशेंट अगर कोई है तो वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड होगा। अस्थमा पेशेंट अगर कोई है तो ही विल बी वेरी मतलब बैडली इफेक्ट यहाँ पर डालेगा। ये कॉरेसिव नेचर का होता है बिकॉज देखिए जो भी आपका नॉन मेटल्स होंगे उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल आप ले लीजिए, उसका ऑक्साइड जो भी फॉर्म होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। वो हो सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कम ज़्यादा जो भी हो, बट वो हमेशा क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और जो भी आपका मेटल्स का ऑक्साइड होगा वो हमेशा बेसिक नेचर का होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर मेटल ऑक्साइड, सो दो आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये आपका है कि चूँकि ये एसिडिक है सो कॉरिजन का इफेक्ट करेगा, है ना, यानी कि एसिडिक इन नेचर, सो कॉरिजन विल बी डन इन बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग में हो सकता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में ऐसा हो सकता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट में हो सकता है, बिल्डिंग, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, ETC कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये इसका सोर्स क्या है? सल्फ़र ऑक्साइड एक्चुअली बनता कहाँ से है? तो इसका मेजर सोर्स अगर हम लोग देखें, सोर्सेस अगर हम लोग देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड का,
तो पहला हो जाएगा रिफाइनरीज, पहला सोर्स है। सेकेंड हो जाएगा केमिकल प्लांट्स, सेकेंड सोर्स। थर्ड सोर्स आपको मिल जाएगा स्मेल्टिंग ऑपरेशन। स्मेल्टिंग मतलब कोई भी चीज़ को पिघालना, स्मेल्टिंग ऑपरेशन जहाँ भी हो रहा होगा, जो भी माइंस आपका है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। और मेजर अमाउंट जो है, जो मेजर सोर्स है, अगर सबसे मेजर अगर हम लोग समझें तो पावर प्लांट्स। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो है कि कितना कोल बर्न करें हम लोग तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो आप जितना कोल बर्न करते हैं उसका 1/10 जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल टू 1/10 ऑफ कोल बर्न। अब वेट में ले लो या वॉल्यूम में ले लो, जिस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर अमाउंट है, मतलब कि आप अगर एक पावर प्लांट लगाते हैं, अगर 1000 kg आप कोल बर्न कर रहे हैं तो 100 kg सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए पावर प्लांट के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एसिड रेन होने का, ठीक है। इसलिए हम लोग पावर प्लांट्स को बहुत दूर दूर में लगाते हैं, जहाँ पर इन्वायरमेंट हमारा बहुत ओपन हो आसपास के एरिया, ताकि ये सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट अपने आप उसको प्यूरीफाई करता रहे। इसका परमिसिबल लिमिट अगर हम लोग देखें तो क्या है, परमिसिबल लिमिट अगर हम लोग सोचें तो नया जो लॉ है, हम लोग लॉ भी देखेंगे कौन कौन सा लॉ बना है, कब बना, कैसे बना, ठीक है। तो ये जो होगा 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर रेसिडेंशियल एरिया। अगर पीपीएम में बात करेंगे तो दैट विल बी चेंज इनटू 0.199। हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, 0.019 पीपीएम। अगर हम लोग पीपीएम अगर इसको देखें तो 0.019 पीपीएम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पर याद रखने की चीज़ें क्या है, आपको पहला याद रखने की चीज़ है ये, ठीक है। दूसरा याद रखने का चीज़ है ये, बाकी आप देख सकते हैं इसका कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, सोर्स क्या है, बट मेन आपको ये देखना है कि कितना बर्न होने पे कोल का क्या प्रोडक्शन हो रहा है और परमिसिबल लिमिट क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का। और बातें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। दोस्तों धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चीज़ लेके।